हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हमने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो जिन लोगों की मांग है कि संस्कृत का साहित्य पढ़ना है, ठीक है, तो संस्कृत का साहित्य, ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन चल रहा है, ये प्रश्नोत्तरी जैसे ही खत्म होगी वैसे मैं संस्कृत साहित्य पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें सेशन को। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं प्लीज लाइक करें। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम, मतलब कि सबसे पहले क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, क्या गुंजन में हुई थी, या फिर गामिया में हुई थी, या फिर पल्लो में हुई, या फिर युगांत में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पल्लो में। पल्लो में सर्वप्रथम क्या हुई थी, परिवर्तन कविता का संकलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये बताना है। किसका प्रतीक है, क्या बुद्धि का है, या मन का है, या फिर हृदय का है, या फिर आनंद का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा क्या है, ये श्रद्धा कामायनी का क्या है, पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, अनामदास का पोथा वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, क्या यशपाल हैं, एक सेकेंड, आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है, क्या यशपाल हैं, या जैनेन्द्र हैं, या फिर राही मासूम रजा हैं, या फिर आगे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंचलिक पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा, आंचलिक उपन्यासकार। तो आंचलिक उपन्यास कौन है हमारे, राही मासूम रजा है। कौन है, तो राही मासूम रजा है। इसके अलावा फरीश्वरनाथ रेणु को भी आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। सरकटीलास उपन्यासकार के लेखक कौन है, क्या बाबू विवेकी नाथ खत्री हैं, या फिर गोपाल राम गहमरी हैं, या फिर लज्जाराम मेहता हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। क्या हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, क्या कुबेर नाथ राय है, या फिर विद्यानिवास मिश्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विवेकी राय है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या है, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र वर्मा, अंचल, या फिर दिनकर, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कौन है, अंचल जी है ना, क्या है, अंचल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है, रूपक होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, दीपक होता है, या फिर उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। अगर होता आभेद रहित संभावना प्रकट की जाए तो आभेद रहित होता तो फिर रूपक हो जाता, लेकिन यहाँ पर
क्या प्रकट की जा रही, उपमेय और उपमान में संभावना, तो क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरड़ी के ही संग तरल और तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इनमें प्रयुक्त अलंकार क्या है, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष है, यमक है, या फिर रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कितना घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है तरल और यहाँ पर भी तरंग है ना, दोनों शब्द सेम सेम हैं, लेकिन क्या है अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। तरल मीन्स क्या होता है, द्रव होता है, और तरंग मीन्स क्या होता है, किरण होता है, लहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है, ये बताना है, क्या प्रतिस्तुमा है, या फिर अनुप्रयास है, या फिर यमक है, या फिर वक्रोक्ति है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिस्तुमा अलंकार है, ठीक है। प्रतिस्तुमा क्या है, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि खग कुलकुल कुलकुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है, खग माने पक्षी, कुलकुल कुलकुल सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या यमक है, या फिर श्लेष है, या फिर उपमा है, या फिर रूपक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, है ना, कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द एक बार आया है लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, किसके, खग के, है ना, खग के कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, उपमा है, या रूपक है, या फिर उत्प्रेक्षा है, या फिर व्यक्ति रेख है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि हरियाणवी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है, ठीक है, क्या उपमा अलंकार होता है, या रूपक होता है, या उत्प्रेक्षा होता है, या फिर अतिशोक्ति होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, संभावना की जा रही तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही तो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा होता है, क्या विभावना होता है, या फिर दृष्टांत होता है, या फिर उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, हीरे का सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, और दूसरा क्या है, अनुप्रयास है, ठीक है, इसमें 2 अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी इसका क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है, तो ये कथन किसका है, तो ये भामा का कथन है, ठीक है, किसका कथन है, तो भामा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है अमानिसा उलगता गगन घन अंधकार में अलंकार है, घना होना चाहिए, यहाँ पर घना अंधकार होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर घना होना चाहिए, घना अंधकार में अलंकार है, क्या है, मानवीकरण है, या उत्प्रेक्षा है, या फिर रूपक है, या उपमा है, या फिर यमक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानवीकरण, है ना, जहां पर प्रकृति को जोड़ दिया जाए, जहां पर प्रकृति की बातें जोड़ दी जाए, समझ लो वहां पर
मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, बाल गंगाधर खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? ये तो सबको पता होगा, 343 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा अनुकरण सादृश्य होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, यही इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है ये बताना है। ठीक है, तो मगही किसकी उपबोली है? बिहारी की। किसकी है? तो बिहारी की ये उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किससे विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट है कि हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं ये बताना है। तो ये कैसे वर्ण हैं? ये कंठोष्ठ वर्ण हैं। कंठोष्ठ का मतलब जो कंठ से भी आवाज निकल रही है और ओट्स भी हमारे क्या होते हैं? टच होते हैं बोलने में। नेक्स्ट है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं ये बताना है। स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो हमारी अवधी नहीं आती है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो ये इसके छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अवधी पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य ध्वनियां हिंदी की कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, टा ठा डा ढा। ठीक है, यही हो जाएंगी क्या? मूर्धन्य ध्वनियां। ये है तालव्य। ठीक है, यहाँ पर ये तालव्य है, ये ओष्ठ है, और ये क्या है? नहीं, ये दंत है और ये क्या है? तालव्य है। ठीक है, और ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है ये बताना है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है ये बताना है। तो किससे है? वस्तुनिष्ठ शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर चा नहीं है। चा कौन सी है? तो तालव्य है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? किस बोली का संबंध राजस्थान से
नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही। मगही ये बिहारी हिंदी की है, बाकी जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती ये क्या है, राजस्थानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाश किस भाषा का शब्द है। लाश किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तो लाश तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो कर्ता ने कर्म को, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। डाली आधार है इसलिए में पर, ठीक है, में पर जहां लग जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में वह कार मेरी है, कार का मुझसे संबंध है तो संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया में छल कौन सा कारक है। तो छल कौन सा कारक है, अपादान कारक है, क्योंकि वो क्या किया है, पराजित किया है, मतलब कि उसे छल से, छल से यहाँ पर सासी से लग गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारक के भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं ये बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 भेद हैं कारक के। नेक्स्ट है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, दिन। दिन क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा हमारा क्या, ऋषिका। क्या हो जाएगा, ऋषिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो आय, व्यय, नहर या फिर लहर, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यय। व्यय माने खर्चा ना, खर्चा होता है या फिर खर्चा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, फिर से बताना है। तो स्त्रीलिंग नहीं है कौन सा, झुरमुट, अंत्योष्टि, इच्छा या फिर निराला। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर निराला, निराला स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर टकसाल, टकसाल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, टकसाल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो क्या है, डोर। डोर बांधी जाती है ना, रस्सा खींचा जाता है, धागा क्या किया जाता है, सिलाई की जाती है धागा से। ठीक है, सूत काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, है ना। विद्यार्थी आ रहे हैं, ठीक है, वाक्य में इसमें विद्यार्थी होना चाहिए था। ठीक है, साधु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विद्यार्थी की जगह पर या तो साधु होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो, साधु अगर होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी होना चाहिए, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन कौन सा शब्द है। तो तेल। तेल हमेशा एक वचन में ही इसे क्या किया जाता है, एक वचन में ही इसे प्रयोग होता है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे साधु आया है तो साधु क्या होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। क्या किस में होता है, साधु हमेशा बहुवचन में होता है साधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं।
तो हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में कौन सा होगा? तो चिड़िया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह धन अप की संधि होगी। कह धन अप की संधि कौन सी होगी ये बताना है। ठीक है। कह धन अप की संधि क्या हो जाएगी? कपि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? विद्याधन आलय। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विद्याधन आलय। नेक्स्ट है कि प्रतिधन आरोपण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैत्य धन अरिह दैत्यारिह एक उदाहरण है, ये किस संधि का उदाहरण है ये बताना है। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उद्योग का संधि होगा। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, उत धन योग हो जाएगा। व्यंजन संधि है इसलिए उत धन योग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में तो महात्मा कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि विशेष और विशेषता इसमें क्या की जा रही है? बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है, इसमें तो क्या हो जाएगा? सिंह के लिए द्वार है ना, सिंह के लिए द्वार हो जाएगा। विग्रह करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में समास हमारा है कौन सा? धनंजय में हमारा कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोपतम कर्मधारय का है, बिल्कुल है। दशानन बहुव्रीहि का है, बिल्कुल है। राम लक्ष्मणों ये नहीं है, ये गलत है। राम लक्ष्मणों द्वंद्व समास का है, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीलोपतम में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है। विशेष और विशेषता को बता रहा है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में तत्पुरुष समास है। पंचवटी मतलब कि 5 वृक्षों का समूह, नहीं समूह लग गया ना यहाँ पे। हाँ, सो समूह में ये नहीं हो सकता है। समूह में होगा द्विगु समास है ना, जहां पर समूह की बात होती है वहां पर द्विगु समास। तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष बाण में किस तरह का समास है? धनुष बाण में किस तरह का समास है ये बताना है। तो धनुष और बाण है ना, धनुष बाण में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सदगति शब्द में समास है। सदगति शब्द में कौन सा समास है? तो सदगत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता विग्रह करेंगे तो माता और पिता क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्यय रहित शब्द बनाइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। इसमें प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग इसमें लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है अनुवाद में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द से रूप साधक प्रत्यय है? किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है ये बताना है। ठीक है। तो रूप साधक प्रत्यय किसमें है? लड़के में। किसमें है? तो लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अति। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक प्रत्यय लगा है लौकिक में। ठीक है, इक प्रत्यय लौकिक में लगा है। नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत। उत उपसर्ग है उच्चारण शब्द में। नेक्स्ट है कि आनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अन। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निडाल में नहीं हुआ, बाकी सब में तो हुआ है। ठीक है, निडाल में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है, तो यहाँ पर नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रयोग नहीं कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नहीं ही होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं की बात होगी तो ये निडाल सही हो जाएगा, बाकी सब में उपसर्ग लगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द कौन सा सही है और कौन सा प्रत्यय है उसमें लगा है। ठीक है, प्रामाणिक ये बताना है, मूल शब्द और प्रत्यय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रमाण धन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमाण धन इक हो जाएगा। प्रमाण क्या है? इसका मूल शब्द है और इक क्या है? इसमें प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, परिपार्श्विक। परिपार्श्विक हो जाएगा शुद्ध शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकल गए यही शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, उपयुक्त। उपयुक्त यही शुद्ध शब्द लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उससे दवा ली, उससे दवा दी। ठीक है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त वाक्य, जहां पर और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा ये वाचक शब्द लग जाते हैं, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? ठीक है, ये बताना है पदबंध विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुत अच्छे। बहुत अच्छे क्या है? ये पदबंध है। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सीता ने कहा, सीता ने यह कहा, यही क्या है? वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, तादात्म्य। क्या हो जाएगा? तादात्म्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अधिशासी। क्या हो जाएगा? अधिशासी हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, बैल और बकरी घास चरते हैं, यही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला, इसमें किस पंक्ति का प्रयोग, पंक्ति में प्रयोग किसका हुआ है, किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर 36 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। क्या हो जाएगा, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है, ठीक है, वह कौन सा है जिसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, द्वारिका। द्वारिका में ई की मात्रा, ये बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा नहीं चढ़ती है, ठीक है, ये अशुद्ध हो गया इसी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या है ये बताना है, कक्षा शब्द का। तो यहाँ पर कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण हो जाएगा कक्षा। क्या हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, तो क्योंकि वो सा से मिलके बना है ना, सा से मिलके बना है इसलिए। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, मोर का पर्यायवाची क्या है, तो मोर का पर्यायवाची है हमारा क्या, कालपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर अश्व, सैंधव, घोटक और ये यातुधान नहीं होता है, क्या, यातुधान नहीं होता है घोड़ा का पर्यायवाची। नेक्स्ट है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलधि। जलधि किसका है, तो जलधि है समुद्र का ना, धी लग जाएगा तो समुद्र का हो जाएगा। अभिभारों का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए, ठीक है। अभिभार का विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, विलोम, विलोम छांटना है इसमें, ठीक है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तिरोभाव। क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है, बाण की पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, सर और सिलीमुख, ठीक है, सर और सिलीमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा का एक नाम है, गंगा का एक नाम कौन सा है, इसमें मतलब कि गंगा की पर्यायवाची पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विष्णुपदी, ठीक है, क्या है, विष्णुपदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमी। अमी किसका है, तो अमृत का है। नेक्स्ट है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मनोज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है, ठीक है, पताका का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, प्रस्तर। क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, कौन से शब्द के पर्यायवाची गलत हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सूर्य, दिवस, यम, वासर, ये सारे गलत हैं, ठीक है। सूर्य में दिवस नहीं होता है, दिन का दिवस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही गलत है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। क्या कहते हैं उसे, अभूतपूर्व कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आमोद कहलाता है, आमोद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी में आग लगना का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, असंभव कार्य को संभव कर डालना ना, असंभव कार्य को संभव कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त चिन्हित कीजिए। ठीक है, कौन सा सही है दोपहर के समय का। तो दोपहर के समय का कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मध्याह्न। क्या हो जाएगा, मध्याह्न हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 107 का राइट आंसर होगा अमिस्त पतिका। क्या हो जाएगा, अगमिस्त पतिका हो जाएगा, अगमिस्त पतिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। नेक्स्ट है कि आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आंखें चार होना, आंखें चार होना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट है कि मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, भवभूति है मालती माधव के रचनाकार। नेक्स्ट है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अलंकार किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध है, कहते हैं ना उपमा कालिदासस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 लिखा है कि वामः कुलस्य धामः, वामः कुलस्य धमः में वामः शब्द का अभिप्राय है। वामः शब्द का अभिप्राय क्या है। तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। तो किसको किया गया है, नंददास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, नंददास को। नेक्स्ट है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। नारी केवल तुम श्रद्धा हो ये पंक्ति किस रचना में है। तो ये साकेत में है। किसमें है ये, साकेत में नहीं है, ये किसमें है। तो ये कामायनी में है। किसमें है, कामायनी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अब अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की ये काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमल किसकी रचना है। क्या राम कुंवर वर्मा की या फिर शिवमंगल सिंह सुमन की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। कौन से छायावादी कवि नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं।
आंगन के पार द्वार रचनाकार किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक किस वर्ष आया था? तो 1951 में। कब आया था? तो 1951 में आया था दूसरा सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। कौन है? तो अज्ञेय हैं तार सप्तक के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है? तो मनोहर श्याम जोशी ये नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए। ठीक है, तो मिलती हूँ कल। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।